चैप्टर मिनरल। इकोनॉमिक ज्योग्राफी में दो चैप्टर, एक मिनरल रिसोर्सेज, एक एनर्जी रिसोर्सेज। हम जो एनसीईआरटी से चीजें कवर करेंगे उसमें मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज कलेक्टिवली गिवन है, ठीक है। तो आज का जो लेक्चर रहेगा वो मोस्टली मिनरल रिसोर्सेज पे बेस्ड रहेगा। आज का जो मेरा लेक्चर रहेगा ना वो मोर ओवर कंसेप्चुअल ज्यादा रहेगा। फोर्थ चैप्टर फ्रॉम इकोनॉमिक ज्योग्राफी। सबसे पहले हम नाम पे चर्चा करते हैं, मिनरल रिसोर्स नेम की बात करते हैं, ठीक है। मिनरल, देखिए जो अर्थ है, आप जिस अर्थ पे आप रहते हैं इसके अलग अलग, इसका जो स्ट्रक्चर है इसके अलग अलग लेवल हैं। लेवल मतलब जो इसका आउटर रीजन होता है वो बहुत ही सॉलिड है जिसको हम क्रस्ट कहते हैं, और जो इसके इनर रीजन्स हैं वो या तो सेमी सॉलिड स्टेट में है या फिर गैशियस फॉर्म में है। मतलब अगर आप ध्यान से देखें तो अर्थ कुछ इस तरह से फॉर्म होती है। ये जो इनर रीजन है इसको हम कई बारी गैशियस स्टेज में कंसिडर करते हैं। जो आउटर रीजन है, ये रीजन ये मॉल्टन है, इसको मैग्मा स्टेज भी कहते हैं। और ये जो उसका आउटर रीजन है ये दिस इज क्रस्ट। क्रस्ट, इसको हम लिथोस्फेयर कहते हैं, ठीक है जी। तो अर्थ ये पूरी अगर खोलेंगे अंदर से तो इस तरह से निकलेगा। अर्थ के अगर गहराई में जाएंगे तो अर्थ की जो ऊपर की परत है जहां पे हम रह रहे हैं इसके भीतर अगर जाएंगे तो अंदर आपको एक फायर फ्लो करती नजर आएगी। जो रॉक्स हैं, टेम्परेचर और प्रेशर इतना बढ़ गया है, ऊपर का जो लोड है उस प्रेशर के बढ़ने की वजह से, अर्थ का कितना मटेरियल है तो उसके प्रेशर की बढ़ने की वजह से अंदर का टेम्परेचर इतना रेज हो गया है कि जो रॉक्स हैं वो पिघल चुकी हैं, और पिघल करके वो एज अ इन अ मॉल्टन स्टेट, पिघली हुई दशा में फ्लो कर रही है, बह रही है, ठीक है। इसके बारे में समझाऊंगा अभी। सो अल्टीमेट एस्पेक्ट इज कि जो टॉप मोस्ट लेयर है वो ठंडी हो गई है। अब ध्यान से एक चीज और समझने का प्रयास करें। अगर हम मैटर, किसी भी मैटर के तीन स्टेट की बात करें तो तीन स्टेट होते हैं, गैसेस, लिक्विड एंड सॉलिड। कोई भी चीज तीन स्टेट्स में अकर करती है ना, इसके बाद अब प्लाज्मा और बाकी सारी चीजें हैं उसको छोड़ते हैं। तो जहां पर सबसे ज्यादा गर्म है माहौल वहां पर गैशियस स्टेज में है, जहां पर उससे ऊपर थोड़ा सा ठंडा हुआ तो मोल्टन लिक्विड स्टेज में, उसके ऊपर सॉलिड स्टेट में है। ये जो आउटर लेयर आपको अर्थ की नजर आ रही है, ठीक है, दैट इज लिथोस्फेयर। लिथो जो वर्ड है इसका मीनिंग होता है रॉक, तो इट इज बेसिकली रॉक स्फेयर। रॉक स्फेयर रॉक्स का बना हुआ है, ठीक है। अब ये जो रॉक्स है ना ये बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट से बनती हैं। एलिमेंट्स, इस पृथ्वी पर कुछ भी आपको नजर आता है ना, लाइक दिस वुडन डोर, दिस पेन, दिस बोर्ड, एवरीथिंग इज कंपोज्ड ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स वो बेसिक मैटर है जिनसे, जिसको हम कहते हैं, जैसे पहले एटम होता है, फिर एटम से हम मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, फिर मॉलिक्यूल से नेक्स्ट आ जाते हैं, एलिमेंट्स बनने लग जाते हैं, कंपाउंड्स बनते हैं, फिर एलिमेंट्स, फिर सब्सटेंस, इस तरह से सिस्टम चलता है। तो एलिमेंट्स, अब कौन कौन से एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं अगर पृथ्वी की बात करें तो नंबर वन सबसे ज्यादा ऑक्सीजन है। जो क्रस्ट है ना, क्रस्ट, मैं एटमॉस्फेयर की बात नहीं कर रहा हूं, एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है, मैं क्रस्ट की बात कर रहा हूं। ऑलमोस्ट 46% के अराउंड ऑक्सीजन है, ठीक है। इसके बाद सेकंड अगर हम बात करें तो सिलिकॉन आ जाता है, सिलिकॉन, देन एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, देन आयरन, आयरन, देन कैल्शियम, देन सोडियम, इस तरह से चलते जाते हैं, ये मेन है। तो इन सारे एलिमेंट से मिलकर के ये अर्थ बनती है, और ये एलिमेंट कभी भी अकेले एग्जिस्ट नहीं करते, ये कॉम्बिनेशन में एग्जिस्ट करते हैं एक दूसरे के साथ कंबाइन करके, तो उसको हम कहते हैं सब्सटेंस, ठीक है। अब ये जो सब्सटेंस हैं जो अर्थ की रॉक को फॉर्म कर रहे हैं, इन सब्सटेंस को हम कहते हैं मिनरल्स। मिनरल्स माने अर्थ है, अर्थ की जो रॉक्स हैं, चट्टाने हैं, वो एक तरह से मिनरल्स ही हैं, ठीक है। अर्थ की जो रॉक्स हैं, जो चट्टाने हैं, वो एक तरह से किसी ना किसी मिनरल की फॉर्म से ही बनी है। अब यहाँ पर बहुत सारी बातें आ जाती हैं, फिर आप कहेंगे
कि जब मैं आपको मिनरल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स कराऊंगा कि मिनरल्स की बेसिकली 2-3 कैरेक्टरिस्टिक हैं। पहला, ये बहुत ही अनइवनली स्पेस्ड हैं, माने कि पूरे ग्लोब पे बहुत ही अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। लेकिन आप कहेंगे कि सर अर्थ क्रस्ट तो हर जगह पर है और रॉक हर जगह पर है, तो आपने कहा था कि जो मिनरल्स हैं इनसे रॉक्स फॉर्म होती हैं, तो फिर रॉक्स भी तो मिनरल ही हुई। ठीक है, सो यहां पर अब गेम समझाता हूं। ठीक है, ध्यान से देखिए, ऑल मिनरल्स आर रॉक्स बट ऑल रॉक्स आर नॉट मिनरल्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। क्या है ये कंसेप्ट, सुनिए। अब होता क्या है कि जब भी आप बात करेंगे मिनरल की, तो एक सिंपल कंसाइज सी डेफिनेशन बता देता हूं। इट इज अ कॉम्बिनेशन और इट इज अ नेचुरल अक्रिंग ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। इट इज अ नेचुरली अक्रिंग ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस विद डेफिनेट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। दैट डेफिनेट वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब कि कोई भी जो रॉक है उसमें से मिनरल हम तभी फाइंड आउट करेंगे, मिनरल तभी निकालेंगे अगर उस रॉक में वो जो मिनरल है उसकी कंसंट्रेशन जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए, पहला। दूसरा, उसको मिनरल हम तभी काउंट करेंगे जब उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो प्रॉपर डेफिनेट केमिकल प्रॉपर्टीज हो, पता लगे कि एक पर्टिकुलर ही मिनरल है ये। ठीक है, और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, प्रॉपर दिखनी चाहिए। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में आ जाता है जैसे उसका कलर है ना, उसकी हार्डनेस, उसकी ड्यूरेबिलिटी, उसकी डेंसिटी, ये सारी चीजें। सो ड्यूरेबिलिटी, डेंसिटी, कलर, हार्डनेस, ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज। देन उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, ये सारी की सारी बिल्कुल डिफिनेट होनी चाहिए, प्रॉपर होनी चाहिए, तब हम उसको मिनरल काउंट करते हैं। ठीक है, और जिन रॉक्स में ये प्रॉपर्टीज फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपरली डेफिनेट होती हैं बिल्कुल, उन रॉक्स को हम ओर्स कहते हैं। ठीक है, और फिर उनसे मिनरल रिकवर हो सकते हैं, तो इसलिए हम उन्हें क्या कहते हैं, मिनरल ओर्स। मिनरल ओर्स। सबसे पहले अर्थ, अर्थ की क्रस्ट। क्रस्ट को हमने बोला लिथोस्फेयर, क्योंकि लिथो वर्ड का मतलब रॉक स्फेयर। रॉक स्फेयर, रॉक्स में, रॉक्स किन से बनेगी, अर्थ की चट्टान, अर्थ की जो सरफेस की जो लेयर है किन से बनेगी, ये जो एलिमेंट्स हैं, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, फॉस्फेट, इन सारी चीजों से बनेगी। अल्टीमेटली ये एलिमेंट कभी भी अकेले एग्जिस्ट नहीं करते, करते हैं बहुत सारे में करते भी, जैसे लाइमस्टोन है उसमें अकेले भी एग्जिस्ट कर जाते हैं। ठीक है, तो कॉपर है अकेले भी एग्जिस्ट कर जाता है, तो अकेले एग्जिस्ट भी कर जाते हैं, लेकिन मोस्टली ये कॉम्बिनेशन में एग्जिस्ट करते हैं, तो उन्हें हम सब्सटेंस कहते हैं। वो जो सब्सटेंस हैं उन सब्सटेंस को ही हम मिनरल कहते हैं। माने कि हर रॉक जो है वो कहीं ना कहीं मिनरल से बनी है। मतलब बट हर रॉक से हम मिनरल ले सकें, उसके लिए मिनरल की डेफिनेशन आ जाती है कि मिनरल कोई भी एक ऐसा नेचुरली, इसमें इंसान का कोई दखल नहीं है, कोई भी नेचुरली अकर होने वाला ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है जिसकी डेफिनेट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। अगर इस थ्योरी के थ्रू जाएं तो फिर जो हमें मिनरल ओर्स मिलते हैं जिनसे हम मिनरल रिकवर कर सकते हैं, इस तरह के लगभग लगभग आज तक साइंटिस्ट 3000 मिनरल्स का पता लगा पाए हैं। 3000। ठीक है जी, मैंने अभी बोला कि ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, तो इसको क्लियर करने के लिए अब कुछ टेबल बनाना पड़ेगा। हम मिनरल की टाइप्स अगर देखने का प्रयास करें तो मिनरल टाइप्स कुछ इस तरह से होती है: मेटल, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक। मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक मिनरल्स। मेटेलिक मिनरल्स की फर्दर डिविजन्स हैं: फेरस, फेरस माने जिनमें आयरन का कंटेंट होता है, एंड नॉन फेरस, फेरस एंड नॉन फेरस। अगर हम नॉन मेटेलिक की बात करें तो एनर्जी मिनरल्स, एनर्जी मिनरल्स एंड अदर नॉन मेटल्स, ये डिविजन्स हैं। ठीक है जी, तो मेटेलिक, नॉन मेटेलिक, मेटेलिक में फेरस, नॉन फेरस, नॉन मेटेलिक में एनर्जी एंड अदर नॉन मेटल्स। अब हम बात करते हैं ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक की, यहां से कनेक्ट कर देंगे हम इसको।
ऑर्गेनिक क्या है, मतलब अगर हम बेसिकली देखें, हम जब भी किसी के साथ वर्ड ऑर्गेनिक जोड़ देते हैं, मतलब जिसमें कार्बन का कंटेंट है, ऑर्गेनिक मैटर कोई भी जिसमें कार्बन एग्जिस्ट करती है। वैसे कुछ ऑर्गेनिक ऐसे हैं जो विदाउट कार्बन भी होते हैं, बट दैट इज रेयरेस्ट थिंग ना, तो उसकी बात ही नहीं करेंगे। ऑर्गेनिक कंटेंट वो जिसमें कार्बन एग्जिस्ट करता है। तो अब मोस्टली अगर हम बात करें ऑर्गेनिक के अंदर क्या आएगा, सदियों पहले, बहुत सदियों पहले जितने भी ज्योग्राफी जो फॉर्म हो रही थी, अर्थ जब भी बन रही थी, इसमें समय बदलता है, मौसम बदलता है, चक्र बदलता है, तो पूरी तरह से जो लैंड फॉर्म्स हैं इनमें चेंजेस आते हैं। कभी पूरे के पूरे ग्लोब पे बर्फ जम जाती है। उठा लें फोन। ऑर्गेनिक कंटेंट वो है जिसमें कार्बन का कंटेंट होगा। तो मुद्दे की बात यह है कि जो एनर्जी मिनरल्स होंगे ये मोस्टली ऑर्गेनिक मिनरल्स होंगे। ठीक है जी। तो नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस नाम की डेफिनेशन को अगर हम जस्टिफाई करना चाहें तो एनर्जी मिनरल्स में जैसे सबसे पहले आप देख लें कोल, सेकंड आप देखें मिनरल ऑयल, मिनरल ऑयल, हाँ जी, जिसमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जिनको हम फॉसिल फ्यूल्स भी कहते हैं, फॉसिल फ्यूल्स, और तीसरा नेचुरल गैस। तो ये आपने देखा कि ऑर्गेनिक में आ जाते हैं, बाकी रेस्ट सारे इनऑर्गेनिक हैं, रेस्ट अदर सारे जितने भी हैं वो इनऑर्गेनिक हैं। तो इनकी डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं, इनऑर्गेनिक के बारे में। इनऑर्गेनिक में फेरस मतलब कि जिसमें भी मैग्नेटिक जिस प्रॉपर्टीज है, जिसमें भी आयरन का कंटेंट मिक्स है, दैट इज अ फेरस मेटल। द वेरी फर्स्ट इज आयरन इटसेल्फ। ठीक है। सेकंड अगर हम बात करें तो दैट इज मैंगनीज। थर्ड बात करें तो क्रोमाइट एटसेट्रा। इस तरह से ये सारे फेरस हो जाते हैं। नॉन फेरस की अगर हम बात करें तो नॉन फेरस है, तो नॉन फेरस में सबसे पहला सुंदर एग्जांपल जो आप सबको इजीली याद रहेगा, गोल्ड। मेटल तो है लेकिन फेरस तो कोई नहीं है ना। सिल्वर, प्लेटिनम, कॉपर, लेड, जिंक, ग्रेफाइट, लिखते जाना फिर जितने याद आते हैं। अदर नॉन मेटल्स में हम अगर बात करें तो पहले लाइमस्टोन, ठीक है ना, नॉन मेटल है ना ये, तो मेटेलिक तो हो नहीं सकता, तो इसमें क्या आ जाएगा, लाइमस्टोन। और क्या आएगा, है? चलो इतने जैसे जितने मर्जी जोड़ते जाओ, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, डोलोमाइट, ये सब करते जाना। ठीक है जी। आई बात। सॉल्ट भी, सॉल्ट जो नमक आप खाते हो, एटसेट्रा। इस तरह से ये चार्ट डेवलप हो जाएगा बहुत इजीली, आपको कोई परेशानी भी नहीं आएगी। ठीक है। और वो डेफिनेशन भी समझ आ जाएगी। करें अब बात करें कि मिनरल्स क्यों इंपॉर्टेंट हैं। आप अगर अपनी डेली रूटीन को देखें तो आपके सरवाइव करने के लिए आपको न्यूट्रिशन की जरूरत है। आप जो न्यूट्रिशन लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स, इसमें नो डाउट कि इन न्यूट्रिएंट्स में से जस्ट 0.3% ही आप लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स। तो आपके खाने में भी मिनरल्स जाते हैं, लेकिन जो अदर 99.7% न्यूट्रिएंट्स हैं आपके, वो बॉडी में कभी यूटिलाइज हो ही नहीं सकते अगर आप ये 0.3% मिनरल्स ना लें। ये 0.3% मिनरल्स ही उस 99.7% न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज कराते हैं। ठीक है, दैट इज इम्पोर्टेंट। सेकेंड, आपने अभी अभी देखा कि मैंने ये बताया था कि एनर्जी सोर्स के तौर पर भी मिनरल यूज होते हैं। तो अगर मिनरल्स नहीं होंगे तो किसी भी लेवल पर आप कोई भी एनर्जी ड्रिवन काम नहीं कर सकते हैं, नॉट एट ऑल पॉसिबल। आप बिजली पैदा नहीं कर सकते,
आप हीट प्रोड्यूस नहीं कर सकते, लाइट जनरेट नहीं कर सकते। मुद्दे की बात यह है कि पेट्रोल नहीं होगा, डीजल नहीं होगा, केरोसिन नहीं होगा, कोयला नहीं होगा, एलपीजी नहीं होगी, नेचुरल गैस नहीं होगी, तो आप आग कहाँ से पैदा करेंगे, खाएंगे पिएंगे क्या फिर, है ना। माचिस से आग भी लगाने के लिए उस पर भी आपको पोटाश चाहिए, तो वो भी आपको नहीं मिलेगी अगर मिनरल नहीं होगा। सो ब्यूटी प्रोडक्ट से लेकर के मिसाइल बनाने तक हर जगह पर मिनरल की यूटिलाइजेशन है। जो हार्डेस्ट मिनरल्स की अगर हम बात करें तो डायमंड, और सबसे सॉफ्टेस्ट मिनरल की अगर हम बात करें तो दैट इज टेल्कम पाउडर। तो हार्ड से लेके सॉफ्ट तक एग्जिस्ट करता है हर फॉर्म में। सो कंसेप्ट यहाँ पर ये आता है कि किसी भी कंट्री की इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो लेवल है वो डिपेंड करता है उस कंट्री के मिनरल रिसोर्स प्रेजेंस पर, कि उस कंट्री में मिनरल रिसोर्स किस लेवल पे प्रेजेंट है। दूसरा, उस कंट्री के पास कितनी की टेक्निक है उन मिनरल रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने की। और तीसरा, उस कंट्री के पास कितनी की ह्यूमन पावर है उस मिनरल रिसोर्स के द्वारा चल रही इंडस्ट्री को एग्जीक्यूट करने की, काम करने की। सो आपकी कंट्री की इंडस्ट्रियलाइजेशन इस पे डिपेंड होती है। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन मिनरल्स के ऊपर डिपेंड होता है पूरी तरह से। किसी भी तरह से अगर आप खेती बाड़ी करना चाहते हैं तो फार्मिंग सेक्टर बहुत बड़े पैमाने पर सॉइल पे डिपेंड करता है। फार्मिंग का एक पहला इनपुट है सॉइल, और सॉइल जो है वह एनरिच्ड होनी चाहिए, और एनरिच्ड सॉइल का एक सोर्स है मिनरल्स। तो मिनरल कंटेंट की अगर कमी हो जाएगी तो सॉइल एनरिच्ड नहीं रहेगी। आप एक बात ध्यान से देखिए ना कि सॉइल में होना चाहिए मॉइस्चर, ऑर्गेनिक कंटेंट एंड मिनरल्स। तो मिनरल्स ही तो आप डालते हो, यूरिया डालते हो, ये डालते हो, फॉस्फोरस डालते हो, पोटेशियम डालते हो, ये आप क्या डालते हो, मिनरल्स डालते हो। तो मिनरल्स आर सो मच इंपॉर्टेंट। यू कैन सी 16 माइक्रो न्यूट्रिएंट, 16 टोटल न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं सॉइल को, तो वो आप इसी तरह से डालते हो। दैट इज अ मिनरल कंटेंट ऑफ द सॉइल। जहां पर वो नहीं रहता है वो सॉइल बंजर है, जहां पे वो होता है तो वो सॉइल है। तो फार्मिंग सेक्टर को देखें आप, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल सेक्टर को आप देखें, किसी भी तरह से आयरन के बिना कोई मशीनरी नहीं बन सकती, और मशीनरी नहीं होगी तो आप कुछ प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की अगर हम बात करें, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन आयरन, एल्युमिनियम, स्टील के बिना हो ही नहीं सकता। ये तीनों सेक्टर नहीं चल सकते हैं, उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गोल्ड सिल्वर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ गोल्ड स्टैंडर्ड्स, एज अ रिजर्व ऑफ द करेंसी। तो इनके अंदर अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू इतनी होती है कि इकोनॉमी में वैसे बड़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं, तो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो मिनरल बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, और मिनरल ही पूरे वर्ल्ड लेवल में डिसाइड करते हैं कि इंडस्ट्री की लोकेशन क्या होगी। सो लोकेशनल ज्योग्राफी अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि मिनरल्स बहुत इंपॉर्टेंट है लोकेशन डिसाइड करने में, और जहां पर इंडस्ट्री होगी वहीं पर विकास भी होगा। सो विकास को ध्यान में रखें अगर हम डेवलपमेंट को, तो कहीं ना कहीं ह्यूमन ज्योग्राफी इकोनॉमिक ज्योग्राफी से कनेक्टेड पाई जाएगी, आप देख पाओगे। क्योंकि जहां उद्योग धंधे लगेंगे वहां एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो अल्टीमेटली फिर वहां पर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो इम्प्रूव कर ही जाएगा। सो अल्टीमेटली मिनरल वहां पर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बट व्हाट इज द बेसिक इशू विद द मिनरल्स? अगर हम आज की डेट में बात करें तो जो मिनरल्स हैं इनको बनने में कई हजार साल लग जाते हैं, और मिनरल्स को जो यूटिलाइज किया जा रहा है आज की डेट में, मिनरल्स जो है इनको बनने में 1000 साल लग जाते हैं। ठीक है जी। पूरी अर्थ जो है, अर्थ के जो 100% मिनरल्स है उनमें से आप मुश्किल से 1% मिनरल ही यूटिलाइज कर पा रहे हैं, जस्ट 1% मिनरल। बट ये जो 1% मिनरल है ये आपकी रीच में है, आपको पता है, और यही इकोनॉमिकली और कमर्शियली वायबल है इसको यूटिलाइज करना। क्योंकि ऐसा पहले भ्रम था कि ये मिनरल्स आर इनफाइनाइट रिसोर्सेज, ये अनंत हैं, कभी खत्म नहीं होंगे। लेकिन जितनी तेजी से कोल खत्म होना शुरू हुआ, जितनी तेजी से क्रूड के प्राइसेस ऊपर चढ़ने नीचे गिरने शुरू हुए, सो ये बात का एहसास हुआ कि मिनरल्स जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं, और ये इनफाइनाइट नहीं है, ये फाइनाइट है। क्यों? क्योंकि कोई भी रॉ मटेरियल, कोई भी रिसोर्स जो जनरेट होने में इतना टाइम ले, जो उसके यूटिलाइज होने से बहुत ज्यादा स्लो है, तो उसको हम फाइनाइट मटेरियल बोलते हैं। क्योंकि जो मिनरल आप यूज कर रहे हो वो बहुत फास्ट रेट पे कर रहे हो, लेकिन जो मिनरल का रिप्लेनिशमेंट रेट है, जिस रेट पे वो बनेगा, वो रेट जो है वो बहुत ही ज्यादा स्लो है, कई हजार सालों में बनेगा। तो अल्टीमेटली फिर वो फाइनाइट रिसोर्स है। एटलीस्ट इस जनरेशन की ह्यूमन रेस को तो नए बने हुए मिनरल का बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि 1000 साल तक तो ये जीने में रहे। सो कंसेप्ट यहाँ पर ये आ जाता है
कि ऐसे में मिनरल कंजर्वेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू बन जाता है कि मिनरल्स को हमें कंजर्व करके रखना है। सो मिनरल कंजर्वेशन को लेकर के बहुत सारे कंसेप्ट हैं। सबसे पहला कंसेप्ट है कि आप रीयूज किया जाए, मतलब जो भी मिनरल्स आप यूज करते हैं तो उनकी रीयूजेबिलिटी इंपॉर्टेंट है सरकार के द्वारा। और वैसे भी देश में आप देख सकते हैं स्क्रैप का कंसेप्ट होता है, आपके घर घर कबाड़िए आते हैं, कबाड़ लेकर के जाते हैं, उसी मिनरल को फिर पिघला करके दोबारा प्रयोग में लाया जाता है बहुत बड़े पैमाने पर। तो रीयूजेबिलिटी आप कर सकते हो। मिनरल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक जो मिनरल की है वो ये है कि मिनरल जो है वो इवनली स्पेस्ड नहीं पाए जाते हैं, इनका अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है पूरे ग्लोब के ऊपर। दूसरा, मिनरल के बारे में अगर हम बात करें तो मिनरल में हमेशा क्वालिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी। जो हाई क्वालिटी मिनरल्स होंगे वो हमेशा कम क्वांटिटी में पाए जाएंगे, और जो हाई क्वांटिटी में पाए जाएंगे उनकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होगी। सो ऐसे में आपके पास कौन से मिनरल रिसोर्सेज अबंडेंट है जिनकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, क्वालिटी लो है, लेकिन आप आज की डेट में टेक्निक कौन सी डेवलप करके बैठे हुए हो, हाई क्वालिटी मिनरल यूज करने की। तो अल्टीमेटली टेक्निक है हाई क्वालिटी मिनरल यूज करने की, उसके पास क्वांटिटी उतनी नहीं है, इसकी वजह से वो हाई क्वालिटी मिनरल को आप डीपली जाकर के एक्सकावेट कर रहे हो, तो इसकी वजह से आपकी एक्सकावेशन कॉस्ट बहुत तेजी से बढ़ती चली जा रही है, बहुत ही हाई लेवल पर। आई बात समझ में। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर हम पर्टिकुलरली मिनरल के कॉन्टेक्स्ट में ही बात करें तो टेक्निक उस लेवल पर अवेलेबल नहीं है जिस लेवल पर मिनरल्स की एक्सकवेशन होनी चाहिए। और बहुत सारे ऐसे मिनरल रिसोर्सेज जैसे ओशियनिक बेड में हैं, उनको अभी भी कमर्शियली पोटेंशियली यूटिलाइज नहीं किया गया है। सो ऐसे में कंजर्वेशन एक इम्पॉर्टेंट इशू बन जाता है कि आप उन मिनरल्स को यूज करने लायक टेक्नोलॉजी डेवलप कीजिए जिन मिनरल्स की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है। माने आप लो क्वालिटी मिनरल के साथ भी हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स डेवलप कर सकें, इस तरह की टेक्निक आपको यूटिलाइज करनी पड़ेगी इफ यू जनरली वांट टू सेव द मिनरल, टू कंजर्व द मिनरल। रीयूज कीजिए मिनरल को, पहला। दूसरा, आप मिनरल को एक्सकवेट करने की, निकालने की जो भी टेक्निक है आपकी, उस टेक्निक को इतना सोफिस्टिकेटेड कीजिए कि ऑन द साइड जो भी वेस्टेज हो रही है वो बिल्कुल भी हो ना पाए। होल्ड कीजिए, सॉरी। हाँ जी। सो दूसरा तरीका है मिनरल को कंजर्व करने का कि जो भी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो भी हम एक्सकावेट कर रहे हैं, इसमें मिनिमम वेस्टेज हो, क्योंकि टेक्निक हमारे पास ऐसी है कि जब हम मिनरल ओर से मिनरल को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो बहुत बड़े पैमाने पर मिनरल वेस्टेज होती है, और जो एक्चुअल अमाउंट ऑफ मिनरल रिकवर होता है हमें वो बहुत ही कम होता है। तो इस वेस्टेज को रिड्यूस किया जाना चाहिए। तीसरा, वो रीयूजेबिलिटी वाला कंसेप्ट आप जानते ही हो। और चौथा, हाई क्वांटिटी वाले जो मिनरल है जो लार्ज क्वांटिटी में अवेलेबल है उनको यूज करें और उनसे ही हाई क्वालिटी प्रोडक्ट डेवलप करें। हाई क्वालिटी मिनरल्स को यूज करने के चक्कर में हम लो क्वालिटी मिनरल्स को पूरी तरह से वेस्ट में कंसीडर कर जाते हैं। मैंने सपोज कीजिए कि डीपली हाई क्वालिटी मिनरल एग्जिस्ट कर रहा है, उसके अपर लेयर्स में लो क्वालिटी मिनरल एग्जिस्ट कर रहा है, हम लो क्वालिटी मिनरल को डिस्क्वालीफाई करते हुए, डिस्कार्ड करते हुए सीधा हाई क्वालिटी तक जाते हैं और उसको यूज करते हैं। दैट इज कंसिडर्ड एज अ वेस्ट, वो वेस्ट हो जाता है सारा का सारा। आई बात समझ में। अब जब हम मिनरल्स की बात कर रहे हैं तो इसमें से आज फोन आ गए, एंजॉय द लाइफ। अब जब हम मिनरल की बात करेंगे तो कुछ मेन मिनरल्स के बारे में आपको बताना जरूरी हो जाएगा। इसमें से सबसे पहला मिनरल आता है आयरन ओर। अब हम लर्न करेंगे कि चीजों को याद कैसे करना है, ठीक है, और चीजें जो आपको दिक्कत देंगी इनको कवर कैसे करना है। सबसे पहले जब मिनरल की स्टडी कर रहे हैं तो कुछ स्टडी करना जरूरी है, दैट इज रॉक्स। अगर हम रॉक्स की बात करें तो रॉक्स तीन टाइप की है, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स। इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। चलिए कुछ कंसेप्ट्स डिस्कस करते हैं इग्नियस रॉक्स के बारे में। इग्नियस माने अग्न चट्टाने, आग से बनी हुई चट्टाने। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जो अर्थ का इंटीरियर है, इंटीरियर में बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, उसकी वजह से बहुत ज्यादा हीट है। कोई भी रीजन जहां पर हीट ज्यादा है, तो मैंने आपको एक बात बताई है कि हाई हीट रीजन से लो हीट रीजन की तरफ चीज जाने का प्रयास करती है। सो जो अर्थ का कोर है और कोर के ऊपर के रीजन है इंटरनल स्ट्रक्चर में, वहां से जो गैशियस मटेरियल है वो ऊपर की तरफ चढ़ता है, इरप्ट करना चाहता है। ऐसे में वो क्या बाहर निकाल देता है, मैग्मा।
या फिर वॉल्केनो लावा। ये जो मैग्मा है, जो लावा है, जो बाहर आकर आता है तो बाहर आने के बाद ये जम के क्रस्ट बन जाता है, लेयर बन जाता है, रॉक बन जाता है। ये जो रॉक होती हैं इसको मोस्टली हम लावा रॉक या हम इनसे बसाल्ट भी कह देते हैं, ठीक है। सो दे आर बेसिकली इग्नियस रॉक्स। अब आप ध्यान से देखेंगे कि ये अर्थ के सेंटर से, अर्थ के इंटीरियर से निकल करके आया है। और अर्थ का जो सेंटर है, इंटीरियर है, उसकी एक खासियत है कि जो अर्थ का कोर है अंदर, इसको हम निफे भी कहते हैं, निक्कल फेरस। तो अर्थ का जो कोर है ये बना हुआ है निक्कल और फेरस से। तो जो रॉक्स आई ही अंदर से हैं बाहर, अल्टीमेटली वो क्या साथ लाई होंगी, फेरस, माने कि आयरन कंटेंट। तो बहुत बड़े पैमाने पर जो इग्नियस रॉक्स होती हैं इनमें पाए जाते हैं मेटालिक मिनरल्स। कंसेप्ट ही तैयार करने हैं आपको बस। जो इग्नियस रॉक्स होती हैं इनमें पाए जाते हैं मेटालिक मिनरल्स, और मेटालिक मिनरल से इग्नियस रॉक्स में ही पाए जाएंगे मोस्टली आयरन से रिलेटेड मैग्नेटिक मिनरल्स, फेरस मिनरल्स, ठीक है। तो पहला कंसेप्ट कि इग्नियस रॉक्स क्योंकि अर्थ के इंटरनल से निकल करके आ रही हैं, तो इनमें हम अगर बात करेंगे तो इनमें पाए जाते हैं क्या, मेटालिक मिनरल्स। और मेटालिक मिनरल्स में से भी अगर हम बात करें तो इधर इधर मैं खोलता हूं, इनमें से पाए जाएंगे फेरस रिलेटेड मिनरल्स जिनमें की मैग्नेटिक टेंडेंसीज और कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। क्लियर है जी। तो नेक्स्ट है सेडिमेंट्री रॉक्स। होता है, देखो ध्यान से देखें अगर, तो हम अगर ये अर्थ है तो इस पर ये जो रीजन रहते हैं ना शुरू में, इनको हम कहते हैं डिप्रेसेंट्स, डिप्रेशन एरियाज, दबे हुए धसे हुए। और यहाँ पर क्या रहता है, मोस्टली मार्शेज, स्वैम्प्स, पानी, ठीक है, ये सारी चीजें। ओके जी, थैंक यू। और ये जो है ये बेसिकली माउंटेन एरियाज, ठीक है। अब जब यहाँ पर बारिश पड़ती है तो यहां से बारिश क्या करती है, अल्टीमेटली ये जो मटेरियल है रॉक्स माउंटेन की, इनको इरोड कर करके इनका इरोजन कर देती है। और यही सारा मटेरियल बहा करके ला करके जमा करती है, ये जो डिप्रेशन क्रिएट हुई होती है ना पानी की, उसमें जमा करती रहती है। तो जब भी कोई वाटर फ्लो के साथ इस तरह से क्या क्या मटेरियल आते हैं, ट्रीज आ जाते हैं और एनिमल्स के रिमेन्स आ जाते हैं। तो अल्टीमेटली ये सब मटेरियल आकर के जब यहाँ पर जमता है तो इन फॉसिल्स से बनने वाली रॉक्स को हम फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। तो अगर आप बात करेंगे कोल की, तो वो लकड़ियों के दबने से, जो सदियों से जंगल बह करके, पेड़ बह करके डिप्रेशंस में जाकर के जम रहे हैं, और फिर ऊपर से इनकम्बेंट प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है, रॉक्स जमती चली जा रही है, तो उसकी वजह से वो कोल में कन्वर्ट हो जाते हैं ड्यू टू एनर्मस हीट। और जो सदियों से जानवर, जीव जंतु ये सब दब रहे हैं, उनकी बॉडी से निकलने वाला जो तेल है, दैट इज फॉसिल फ्यूल, दैट इज पेट्रोलियम प्रोडक्ट। तो इंसानों मतलब कि एनिमल के फॉसिल से बनने वाला जो है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट, और प्लांट्स के फॉसिल से बनने वाले कोल प्रोडक्ट। तो ये ऑर्गेनिक कंटेंट हो गया ना। तो आप अगर कभी भी आपसे पूछा जाए कि फॉसिल फ्यूल्स कहाँ पाए जाते हैं, दे आर इन द सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स में होते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे बनती है, जम जम करके परत पे परत जमती चली जाती है। जो नदियां हैं या झरने हैं ये इरोड करके मटेरियल लाते हैं और फिर जमा जमा के बना देते हैं। अब सेडिमेंट्री रॉक्स में सिर्फ यही नहीं होते पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, और भी बहुत सारे मैटर्स आते हैं, बट मोस्टली हम इनको ध्यान में रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होती हैं, लुक दिस इज रॉक, ये एक माउंटेन है, ठीक है, और यहाँ पर रेनफॉल हो रहा है, ठीक है। जब रेनफॉल हो रहा है तो ये माउंटेन इरोजन हो रहा है, तो ये माउंटेन ऐसा हो गया, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये जो इतना रीजन इसका इरोजन की वजह से लॉस हो गया, इसने अपने असली लुक, असली फॉर्म को लूज कर दिया। जब आपका रूपांतरण हो जाता है, जब आपकी शक्ल बदल जाती है, उसको हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। जैसे आपका भी अगर आप मेकओवर कराने गए हो मेकअप रूम के अंदर और बाहर से आते हो तो आपको कहते हैं ना मेटामॉर्फोसिस ही होगा तेरा, तो दैट इज मेटामॉर्फिक रॉक्स, को बदल जाता है, ठीक है। और जो रिमेन्स बच जाते हैं दे आर मेटामॉर्फिक रॉक्स। डन। तो तीन तरह से आप अगर देखेंगे तो मिनरल्स पाए जाएंगे, इग्नियस रॉक्स में पाए जाएंगे, सेडिमेंट्री रॉक्स में पाए जाएंगे और मेटामॉर्फिक रॉक्स में पाए जाएंगे। अब हम बात करते हैं आयरन की। हम सबसे पहले मिनरल्स में मेटल्स में फेरस मेटल्स की बात करते हैं, और फेरस में बात करते हैं आयरन की। मतलब आयरन इज द बैकबोन ऑफ द इंडस्ट्री, एंड आयरन इज द मेन सपोर्टिंग मिनरल फॉर एनी अदर इंडस्ट्री। ओके, हम बात करें तो आयरन इंडस्ट्री कहाँ कहाँ पाई जाती है, अगर हम मोस्टली अगर आयरन मेटल्स के बारे में बात करें, सॉरी इंडस्ट्री कह रहा हूँ,
लुक, अगर आप इंडिया की डिवीजन करने की बात करें तो इंडिया की 5 फिजियोग्राफिक डिवीजन्स हैं। उन फिजियोग्राफिक डिवीजन्स को मैं दिखाता हूं। सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट पे अगर आप देखें तो ये जो